Dear students, today we are going to talk about basic principles of accounting, right? ये जो बुक्स है मेरे पास, राइट? सबके पास बुक्स होती हैं, बट पढ़ने का मन नहीं करता है, राइट? लगता है कि बहुत टफ चीज़ें लिखी हैं इन बुक्स के अंदर, हो सकता है कि समझ ना आए, कभी कभी लैंग्वेज टफ होता है, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता है हमारा। तो मैं आज उन बुक्स को ओपन नहीं करने वाली हूँ, राइट? मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाने वाले हूँ, राइट? अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझना क्यों है? पहली बात भाई, अगर हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस को सीखना है, अकाउंट्स करना है, तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट? तो हमें उनको समझना पड़ता है और ये सब हमारे बेस बिल्डर्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग थ्योरीज, ये सब क्यों बनाई गई हैं? बिकॉज़ ये सभी तरह के बिजनेसेस को एक कंसिस्टेंसी देती हैं, एक कंपैरिजन करने में हेल्प करती हैं, राइट? तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगी यहाँ पर कि जब हम अकाउंटिंग बेसिस की बात करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? देखिए, आप सोचिए कि मैं इंडिया के एक कोने में हूँ, मैं वहाँ से बिज़नेस कर रही हूँ। द सेम बिजनेस इज़ बीइंग कैरिड ऑन बाय सम अदर पर्सन हु इज़ सिचुएटेड समवेयर एल्स। एक मैं यहाँ पे बिज़नेस कर रही हूँ और कोई और कहीं और बिज़नेस कर रहा है। सबके बिज़नेस करने का तरीका अलग हो सकता है, सबके बिज़नेस करने के यूएसपीज़ अलग हो सकते हैं, राइट? बट क्या क्या कोई बिना कैश के खर्चा कर सकता है? क्या कोई बिना इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस कर सकता है? क्या ऐसा होगा कि कोई ऐसा बिज़नेस होगा जिसमें इनकम ही नहीं आएगी? राइट? हर कोई बिज़नेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट? तो प्रॉफिट भी होगा, कभी लॉस भी होगा, तो बहुत सी सिचुएशंस अराइज होती हैं एक बिज़नेस में, राइट? तो क्या किया गया, इन सब के बिज़नेस को एक सेम पैरामीटर्स पे लेके आने के लिए या फिर एक सेम लेवल पे लेके आने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए गए। जिससे क्या होगा कि किसी ने खर्चा किया है, कहीं भी बैठ के खर्चा किया है, तो हम उसको सिंपल भाषा में एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, राइट? एक्सपेंसेस बोलते हैं। कहीं पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट टर्म कहाँ से आया कि भाई जितना मैंने कमाया और उसमें से मैं सारा खर्चा माइनस कर दूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, राइट? तो बेसिकली हमें ये प्रिंसिपल्स क्यों जानने हैं? ताकि हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाएँ और अपने करंट ईयर्स के प्रॉफिट्स और लॉसेस को अच्छी तरीके से निकाल पाएँ, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है आपका? विच इज़ अबाउट अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। दिस इज अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन या बिजनेस एंटिटी एजम्पशन, राइट? एंटिटी मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, राइट? आइडेंटिटी मतलब कि आप कौन हैं, राइट? तो जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें बिज़नेस को भी एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है, राइट? यहाँ पर उन्होंने बिज़नेस एंटिटी एजम्पशन में क्या बोला है कि भाई बिज़नेस कोई भी स्टार्ट कर रहा हो, बिज़नेस की आइडेंटिटी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर्स आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि जितनी भी मैं ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ वो मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगी, मैं ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचिए कि एक ओनर ने बिज़नेस में पैसा लगाया, उन्होंने कैश इंट्रोड्यूस किया, राइट? तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचा जाएगा तो क्या होगा कि बिज़नेस में पैसा आया है। बट अगर मैं ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी तो यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि ओनर ने पैसा दिया, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, राइट? तो इसके अंदर हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं। So business entity assumption underlies the fact that a business is a separate identity from its owners. तो वेरी सिंपल एजम्पशन। तो डैट मीन्स हमें क्या माइंड में रखना है कि जब भी मैं कोई भी ट्रांजेक्शन की बात कर रही हूँ तो मैं ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूँगी, मैं हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगी। मैं हमेशा अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो इस एग्जाम्पल में अगर कैश इंट्रोड्यूस किया है ओनर ने, तो मैं क्या मान रही हूँ उसको
कि फर्म के पास पैसा आया है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है यहाँ पर कि फर्म के पास पैसा आया है। अब इस पैसे को कैसे रिकॉर्ड करना है ये हम आगे सीखेंगे, बट अभी हमने माइंड में क्या बिठाना है कि बिजनेस एंटिटी एजम्पशन सेज कि बिजनेस इज सेपरेट एंड द ओनर इज सेपरेट, राइट। लेट्स कम टू द सेकंड. The second principle is about money measurement assumption. Very easy. Money measurement. Money measurement means anything that can be measured in terms of money. Only those transactions will be recorded into my account, into my accounting books. तो यहाँ पर उस एजम्पशन में क्या किया गया कि भाई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप इस अपने बिजनेस में 10 चीज़ें कीजिए, बट जो चीज़ या जो ट्रांजैक्शन मनी के से लेन देन में आ रही है, जो मनी से खरीदी गई है या मनी से बेची गई है, हम उसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं. So this is all about money measurement assumptions. That means only those transactions will be recorded in the books that can be measured in terms of money. Right? अब एग्जाम्पल क्या है भाई, सोचिए मेरे साड़ीज़ का बिजनेस है, राइट अब साड़ीज़ का बिज़नेस था, मेरे रिश्तेदार आए वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, मेरे किसी रिश्तेदार ने आकर वहाँ पे साड़ीज़ खरीद ली, ठीक है. अब साड़ीज़ ले गए वो, अगर मैं उनसे पैसा ले रही हूँ, मे बी मैं कॉस्ट पे ले रही हूँ या मे बी मैं प्रॉफिट पे ले रही हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन हुई और ये मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगी. बट अगर मैंने उनको फ्री में साड़ी उठा के दे दी है, फ्री में मैंने अगर उनको साड़ी उठा के दे दी है, क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या इसमें कोई पैसे का लेन देन हुआ? नहीं. तो इसको मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, राइट. तो जो भी ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकती है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका कि भाई आप सोचिए कि आपका एक सेल्समैन था, सेल्समैन अच्छी सेल्स करता था आपकी शॉप पे, राइट. अब उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी तबीयत ख़राब होने से आपकी शॉप में सेल्स नहीं हुआ, राइट. क्या आप उसको एज ए लॉस रिकॉर्ड कर लोगे अपनी बुक्स में? क्या आप उसको मनी मेजरमेंट या मनी में मेजर कर सकते हो? हम नहीं कर सकते. तो मतलब हम इसमें क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, हम अपनी क्वालिटीज़ को, किसी की हेल्थ को मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं. तो दैट मीन्स ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इनटू माय बुक्स, right. The third accounting assumption is this is about accounting period. This is about accounting period. Now what it says about कि भाई मैंने ये सोच लिया है कि जो मेरा बिजनेस है वो बहुत लंबा चलने वाला है. हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम क्या मानते हैं कि भाई बिज़नेस तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, राइट. अगर ये बिज़नेस लाइफ लॉन्ग चलने वाला है तो भाई मैं कब जाके अपनी अकाउंटिंग में प्रॉफिट्स और लॉसेस को देखूं? मैं कब जाके ये निकालूं कि भाई मेरे को लॉस हुआ है या मुझे प्रॉफिट हुआ है, राइट. तो इसके लिए बहुत कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया, मेरी पूरी लाइफ को, मतलब मेरे पूरे बिजनेस की लाइफ को उन्होंने 1 ईयर के इंटरवल में डिवाइड कर दिया. 1 ईयर के इंटरवल में उसको डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. सो अकाउंटिंग पीरियड मीन्स दैट द लाइफ ऑफ माई बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू small periods, and these periods are usually of 1 year, right. अब this 1 year could be a calendar year or this could be a financial year. By calendar year हम क्या समझते हैं, the year which starts from 1st January to 31st December, and the financial year is the one that starts from 1st of April and that goes till 31st of March. That means in the 1 year we are taking into account 12 months, right. Usually if we take the examples of some of the firms, they try to calculate profits quarterly also, 6 monthly also, matlab twice a year also, right. So it depends upon firm to firm that how they are treating the accountings, how by what period they want to calculate their profits, right. But usually accounting period is of 1 year, right. Is it clear to you? Now we come to the accrual assumption. Accrual assumption, this is the fourth one. Accrual assumption says about the moment the transaction is done, record into the books. Very easy line. मतलब मेरी बुक्स में या मेरे बिजनेस में जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर दो. दिस इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट, राइट.
एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे मैंने सेल्स का एग्जाम्पल दिया, द मोमेंट द गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम माई बिजनेस, मैं उसको सेल्स मान लूँगी इररिस्पेक्टिव कि अभी कैश आया है या नहीं आया है। दिस इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आप थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है एक आपका कैश बेसिस होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, और एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, उसको हम आगे कवर अप करेंगे। राइट, नाउ वी कम टू अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एजम्पशन जिसको हर कोई मिस इंटरप्रेट कर लेता है। क्या एजम्पशन है वो? मटीरियलिटी एजम्पशन। मटीरियलिटी एजम्पशन क्या है? वो कहता है कि भाई ओनली दोज थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इनटू माय बुक्स विच आर मटीरियल टू द फर्म। अब यहाँ पर मटीरियल का मतलब हम किसी आइटम को समझ सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पे मटेरियल का मतलब है इम्पॉर्टेंट। मटेरियल का मतलब क्या है? जो मेरी फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। राइट, एक छोटा सा इंग्लिश में है कि ऑल दिस थिंग्स आर इमटेरियल टू मी, हम बोलते हैं ये लाइन, है ना। तो ये मटेरियल वर्ड का मतलब आइटम्स नहीं है, मटेरियल वर्ड का मतलब है जो चीज़ें मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ पे मटेरियल इज रिलेटेड, इट्स अ सिनोनिम ऑफ इम्पॉर्टेंस, कि कोई चीज़ कितनी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या बोला गया कि भाई हम अपनी बुक्स में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं जो मेरी फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी एक वैल्यू है और जो मेरी फर्म के ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने वाली है। राइट, अब सोचिए भाई, अगर किसी का करोड़ का बिजनेस है, लैक्स का बिजनेस है, ठीक है, वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 रुपये का चाय का कप पिया। राइट, और दूसरी जगह क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पर 10 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब कौन सी ट्रांजैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 15 रुपये का चाय का कप या वो 15 लाख वाली ट्रांजैक्शंस? राइट, या वो 10 या 15 लाख वाली ट्रांजैक्शन? तो दैट मीन्स वो क्या कहना चाहते हैं कि हम अपनी अकाउंटिंग में, हम हमेशा अपनी अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसके होने से मेरे प्रॉफिट्स और लॉसेस में बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। राइट, छोटी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बट इतनी इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी जाती है। दे कैन बी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाता है, पैटी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं वो एक्सपेंडिचर्स। सो दिस इज कॉल्ड मटीरियलिटी एजम्पशन। राइट, अब हम आगे आते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के ऊपर। कंजर्वेटिव, प्रूडेंस, कंजर्वेटिव का दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव को याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपका हेल्प करती हूँ। आप सोचिए, हम क्या कहते हैं, हम जब अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं या आजकल की जनरेशन है जो वो अपने पेरेंट्स के बारे में या ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, सो दे जनरली से कि भाई ये बहुत ही कंजर्वेटिव आउटलुक से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं। तो कंजर्वेटिव माइंडसेट को हमने एक ट्रेडिशनल माइंडसेट बोला। राइट, अगर मैं इसको प्रूडेंस बोलूँ तो प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार। प्रूडेंस का मतलब क्या है? जो समझदार है, प्रूडेंट है, जो हर डिसीजन को बहुत सोच सोच के लेता है, जो हर कदम को बहुत सोच के रखता है, उसको प्रूडेंट बोलते हैं हम। राइट, तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई आप जब भी अकाउंटिंग करें, सो ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस एंड डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इस लाइन को समझने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर अब मैं मम्मा पापा का एग्जाम्पल लूँ तो मेरे मम्मा पापा की एक थिंकिंग थी। वो क्या कहते थे हमेशा कि भाई आज कम खा लो चल जाएगा, बट फ्यूचर के लिए बचा के रखो। राइट, और कभी मत सोचो कि आगे जाके पैसा आ जाएगा, पैसा है उसको आज बचा लो, ठीक है, बाद में हम आगे के बारे में सोचेंगे। आगे जो खर्चा आने वाला है उसके लिए पहले से ही पैसा निकाल के रखिए। एक कंजर्वेटिव बंदा या एक समझदार बंदा क्या करता है, भाई उसको पता है कि आगे आने वाले महीनों में खर्चा होने वाला है, तो वो पहले ही उन खर्चों के लिए पैसा बचाना शुरू कर देता है। हमारे पेरेंट्स को देख लो, हमें देख लो, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं कि भाई पता है मेरा बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे आ रहा है तो मुझे बर्थडे प्रेजेंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा सा
सेविंग्स करना स्टार्ट कर देंगे। पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, उनको पता है कि भाई बच्चे का बर्थडे आ रहा है तो वो हर मंथ कुछ कुछ पैसा साइड रखते रहते हैं, राइट। वो क्यों रख रहे हैं? ताकि जब वो बर्थडे आए तो बर्डन ना पड़े, राइट। इसी तरह से जब हम बिज़नेस करते हैं तो जो बिज़नेस समझदारी से करना है अगर हमें, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि भी आगे खर्चे आने वाले हैं, आगे जाके लॉस हो सकता है। प्रॉफिट हो या ना हो, प्लीज़ उसको कभी एंटिसिपेट मत करो। एंटिसिपेट मतलब पहले से प्रिडिक्ट मत करो कि भाई मुझे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बट प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। प्रोवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से पेरेंट्स कुछ कुछ पैसा साइड में रखते हैं ना, उसी तरह से हर फर्म को कुछ कुछ पैसा साइड में रखना चाहिए, जिसको हम प्रोविजंस बोलते हैं। प्रोविजन कौन से वर्ड से आया है? प्रोवाइड, कि हम कुछ पैसा साइड में रख रहे हैं, किसके लिए? आगे आने वाले खर्चों के लिए, राइट। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स, कि कभी प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट मत करो, बट प्लीज़ प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। कि आपको पता है कि आगे खर्चा आ रहा है, जहाँ हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए आप पहले से ही अपनी बुक्स में प्रोविजंस बना के रखो। अब हम प्रोविजंस कैसे बनाते हैं भाई? प्रोविजन बंदा कहाँ से बनाएगा? अपनी इनकम में से, और यहाँ पे इनकम क्या है उनका? नेट प्रॉफिट। तो क्या कहा जाता है कि जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा आप साइड में रखिए और आगे आने वाले लॉसेस के लिए तैयार रहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, राइट। आई होप ये सभी प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन क्या कहता है कि बिजनेस सेपरेट है और ओनर सेपरेट है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो अगर ओनर भी पैसा लेकर आ रहा है तो दैट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। सेकेंड प्रिंसिपल हमने किया मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट अजम्पशन या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हम सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। इट सेज कि हम अपनी पूरी लाइफ को, बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ यूजुअली ऑफ 1 ईयर, और उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है? द मोमेंट द ट्रांजैक्शन इज डन, रिकॉर्ड इनटू द बुक्स। जैसे ही हमने ट्रांजैक्शंस को किया, आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए, राइट। फिर हमने क्या किया? मटेरियलिटी अजम्पशन। मटेरियलिटी अजम्पशन क्या कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन वी डिड द लास्ट प्रिंसिपल विच वॉज कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इट सेज कि हमेशा आगे आने वाले खर्चों के लिए पहले से ही अपनी बुक्स में प्रोविजंस बनाइए और पैसे को साइड में रखते हुए आगे चलिए। Okay, so these all 6 principles we have done today. We will be covering next assumptions in the next presentation. Thank you so much.